हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज हम चित्रकला के माध्यम और प्रविधियों की चौथी वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले आपने इसकी 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लीजिएगा, फिर आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं बाटिक चित्रण की। बाटिक का दूसरा नाम छींट भी है, इसे छींट भी कहा जाता है और इसका मुख्य प्रयोग जो है कपड़े पर होता है। उसके बाद गौण रूप से चमड़े पर इसका प्रयोग किया जाता है। गौण यानी कि सेकेंडरी इसका जो प्रयोग होगा वो चमड़े पर होगा। बाटिक का जो मुख्य यूज होगा वो कपड़े पर, यानी कि कपड़े और चमड़े दोनों पर इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले बात करते हैं कपड़े पर बाटिक की। कपड़े पर किस प्रकार से बाटिक चित्रण किया जाएगा। तो कपड़े पर प्रयोग करने से पहले इस पे कपड़े पे हम ड्राइंग तैयार कर लेंगे। ड्राइंग जो तैयार होगी हमारी, उसमें किन किन जगहों पर कौन कौन सा रंग लगाना है वो क्रम वाइज उस पर रंग लगेगा। मान के चलिए कोई फ्लावर का चित्र हमें बनाना है, तो फ्लावर में कौन सा रंग है, उसके पत्तों में कौन सा रंग है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो पहले जैसे फ्लावर को रंगांकन करना है, बाकी जो शेष जगह हैं उनको हम मोम से ढक लेंगे। फिर हम कलर का जो घोल होगा उसमें कपड़े को डिप करेंगे। तो जहाँ जहाँ मोम है लगा हुआ है वहाँ पर कलर फिल नहीं होगा, बाकी जो खाली स्थान है वहाँ पर कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद हम मोम को हटा देंगे और जहाँ कलर फिल हो चुका है वहाँ मोम लगाएंगे और जहाँ पहले मोम था वहाँ हम खाली छोड़ देंगे। फिर जो है ग्रीन कलर में उसको डिप करेंगे कपड़े को, तब उसमें ग्रीन कलर फिल हो जाएगा। यानी कि क्रम वाइज इसमें कलरों को यूज़ करते हैं या फिर लगाते हैं। ये जो मोम यूज़ होगा, इस मोम को पैराफिन मोम भी कहते हैं और इस मोम में बिजोरा भी मिलाना आवश्यक होता है। बिजोरा कोई पदार्थ है बाटिक से रिलेटेड, मोम में मिलाना आवश्यक होता है। और बाटिक चित्रण में जो प्रयोग में लाए जाने वाले जो रंग होते हैं उनको आधार रंग कहते हैं या फिर लवण रंग उनको कहते हैं। मुख्य रूप से चमड़े पर जो बाटिक होगा, चमड़े पर किस प्रकार बाटिक होगा उसको समझते हैं। प्रोसेसिंग सेम इसी प्रकार होगी, लेकिन चमड़े में मोम की जगह गोंद मिलाते हैं या फिर गोंद लगाते हैं। और चमड़े पर जो बाटिक होता है उसमें चूर्णित रंगों के साथ उसमें स्प्रिट मिलाकर रंग भरा जाता है। इसमें पहले हल्के रंगों से चित्रांकन किया जाता है, फिर गहरे रंगों से यानी कि लाइट टू डार्क काम किया जाता है। अंत में चमड़े को पानी में धोते हैं जिससे उसका गोंद छूट जाता है और इस प्रकार क्रम वाइज इसमें काम किया जाता है। चमड़े पर बाटिक करने के बाद उसमें चटकन का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, यानी कि क्रैक्स लाए जाते हैं। सबसे पहले उसमें गोंद लगाकर उसको सुखाते हैं, फिर चमड़े को हल्का हल्का मोड़कर स्थान स्थान पर चटकन का प्रभाव डालते हैं। चित्रण पूरा हो जाने पर चमड़ा सुखा लेने के पश्चात उसमें किसी कड़ी वस्तु से, हार्ड वस्तु से उसकी घुटाई की जाती है, जिससे उसमें चमक पैदा की जा सकती है। या फिर इस प्रकार इस प्रक्रिया द्वारा उसको घोट कर उसको चिकना किया जाता है या फिर उसकी चमक पैदा की जाती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, जब बाटिक का जन्म सर्वप्रथम इंडोनेशिया में माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व भी अगर बात करें तो जो मिस्रवासी थे, मिस्रवासी भी बाटिक के बने हुए कपड़े पहनते थे या फिर बाटिक में अलंकरण हुए कपड़ों का यूज़ करते थे। भारत की अगर बात की जाए, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में राजस्थान का जो जैसलमेर क्षेत्र है, बाड़मेर, सौराष्ट्र, कर्नाटक, इन जगहों पर बाटिक का प्रचलन प्राचीन काल से रहा था। बाटिक कला में रंग फैलाने के लिए एक विशेष प्रकार का टूल का प्रयोग किया जाता है, एक विशेष प्रकार का यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे तंजांटिंग कहते हैं। तंजांटिंग वह टूल है जिसे जावा यानी कि इंडोनेशिया के लोग प्रयोग करते थे रंग लगाने के लिए या फिर रंग फैलाने के लिए। इस टूल का प्रयोग किया जाता था
और तंजांटिंग जो है वो इंडोनेशिया के परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से यूज़ किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है टाई एंड डाई। टाई एंड डाई भी मुख्य रूप से कपड़ों पर ही किया जाता है, लेकिन ये बाटिक से थोड़ा भिन्न है। बाटिक में प्रॉपर अलंकरण होता है, प्रॉपर फिगर बनते हैं, या फिर फूल पत्ती जिस भी प्रकार की के अलंकरण किए जाएं वो बाटिक में हो जाता है। लेकिन टाई एंड डाई में एक स्वतः जो है चित्रांकन होता है या फिर स्वतः अलंकरण होता है, जिसमें चौकोर, चारखाने, वृत्त, त्रिभुज इस प्रकार के पैटर्न बन जाते हैं। टाई एंड डाई को समझते हैं। टाई एंड डाई का जो प्रारंभिक उदाहरण है या फिर इसका जो प्रारंभ हुआ था वो चीन से माना जाता है। इसका प्रारंभिक उदाहरण 5वीं सदी से चीन से ही मिला है। इसके बाद कोलंबिया यानी कि पेरू से 500 से 800 ईस्वी के मध्य के डिजाइन प्राप्त हुए हैं टाई एंड डाई के। इसमें लाल, पीले, नीले, हरे और चमकीले रंगों के वृत्त और रेखाएं शामिल होती हैं। दोस्तों, टाई एंड डाई एक प्रोसेस है कपड़ों को रंगने की। मान लीजिए कोई दुपट्टा है, दुपट्टे को इस प्रकार रोल किया जाता है। दुपट्टे को इस प्रकार से अगर रोल किया जाए और उसको जगह जगह पर उसमें गांठें लगाई जाए, गांठें लगाने के बाद उसको किसी रंग में डिप किया जाए या थोड़ा लंबे टाइम तक उसको रखा जाए, फिर जब उसको खोलेंगे उसके बाद उसमें कुछ इस प्रकार के पैटर्न बन के आएंगे, इस प्रकार के बन के आएंगे, या फिर लहरदार रेखाएं बन के आएंगी जगह जगह पे। तो यही होता है टाई एंड डाई। टाई एंड डाई का मतलब ही होता है रंगांकन करना। इसके अलावा शिबोरी देखते हैं क्या चीज़ है। तो टाई एंड डाई का ही एक अन्य नाम है, और शिबोरी जो है वो जापान के परिप्रेक्ष्य में यूज़ होती है। जापान में 8वीं सदी में इसकी उत्पत्ति हुई थी शिबोरी की। टाई एंड डाई का ही एक अन्य रूप है, थोड़ा उसकी प्रोसेसिंग अलग हो सकती है लेकिन चीज़ वही है। इसके बाद है बंधेज। बंधेज कहें या फिर बंधेज को ही बंधनानी भी कहते हैं, बंधेज कहें या फिर बंधनानी। ये जो है बंधेज शब्द जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में यूज होता है, या फिर हम कहें कि टाई एंड डाई का ही भारतीय रूप है जिसकी उत्पत्ति पश्चिम भारत में हुई थी। बंधेज का प्रयोग जो है मुख्य रूप से साड़ियाँ, दुपट्टा, चादर, पर्दा आदि को रंगने के लिए किया जाता है। बंधेज की रंगाई जो है वो सूती कपड़े पर होती है या फिर रेशमी कपड़े पर इसकी रंगाई होती है। इसके बाद है मुदबी टाई एंड डाई। जो मुदबी टाई एंड डाई है, इस शब्द का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से थाईलैंड में किया जाता है। यानी कि टाई एंड डाई का ही अन्य रूप है मुदबी टाई एंड डाई, जो प्रयोग होता है थाईलैंड में। टाई एंड डाई हम कहें या फिर बाटिक कहें, जो कपड़े में रंग यूज होते हैं उसमें बाइंडर मिला होता है। बाइंडर कहें या फिर बंधक कहें, एक ही बात है। बंधक या फिर बाइंडर वह पदार्थ होता है जो रंग के कणों को बांधता है। रंग के कणों को बांधना का मतलब है उनको स्थायित्व प्रदान करता है, उसमें स्थिरता रहती है, लॉन्ग टाइम तक टिके रहते हैं। जैसे रंगों में गोंद मिलाते हैं, शहद, सरेस, ये सब चीज़ें मिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे टेम्परा में हम पायस का प्रयोग करते हैं जिसमें गोंद, अंडा, ग्लिसरीन इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, वो भी एक प्रकार का बाइंडर ही है, लेकिन टेम्परा चित्रण के परिप्रेक्ष्य में पायस उसको कहा जाता है। लेकिन बाटिक या फिर बंधक बाटिक या फिर टाई एंड डाई में बंधक शब्द यूज होता है, चीज़ एक ही है। देखिए, इसके बाद है म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग यानी कि भित्ति चित्रण। जो भित्ति चित्रण की विधि है इसको समझते हैं। भित्ति चित्रण मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, फ्रेस्को ब्यूनो और फ्रेस्को सेको। जो फ्रेस्को ब्यूनो है, नाम से ही पता चल रहा है, ये जो है गीली भित्ति पर किया जाता है फ्रेस्को ब्यूनो चित्रण।
इसे गीली भित्ति पद्धति भी कहते हैं या फिर गीली पद्धति भी कहते हैं। और इसका जो अन्य नाम है, इसको आर्द्र फ्रेस्को कहें या फिर फ्रेस्को ब्यूनो कहें, एक ही बात है। इसमें भित्ति पर जो प्लास्टर लगाया जाता है, यानी कि ताज़ा प्लास्टर पर काम किया जाता है या फिर गीला रहते हुए प्लास्टर को का गीला रहते हुए ही इसमें खनिज रंगों के घोल से चित्र बनाए जाते हैं। और इस विधि को इटालियन फ्रेस्को भी कहते हैं। इटालियन फ्रेस्को यानी कि इटली में इस प्रकार की फ्रेस्को का यूज़ किया जाता था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें जो है ताजे प्लास्टर पर चित्रांकन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से फ्रेस्को ब्यूनो चित्रण में 3 परतों में कार्य किया जाता है और इन 3 परतों को ट्रियोसिलार कहते हैं। ये जो 3 परतें होती हैं, इसके नाम निम्नवत इस प्रकार से हैं: रफ कास्ट, एरिसियाटा, एंटोनेको। जो एंटोनेको है, यही लास्ट की परत होती है जिसमें चित्रण कार्य किया जाता है या फिर शीघ्रतापूर्वक कार्य किया जाता है। ये जो फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक है, यानी कि इटालियन फ्रेस्को, ये जयपुरी फ्रेस्को के समान है। जयपुरी फ्रेस्को में अकीक पत्थर की घोटाई की जाती है और वर्तमान में जो जयपुरी फ्रेस्को है, वनस्थली विद्यापीठ, जिसकी स्थापना 1937 के लगभग हुई थी। वनस्थली विद्यापीठ जो कला का केंद्र है, वहाँ पर ये सिखाया जाता है। जो 3 परतों में इसमें कार्य किया जाता है। सेकंड लेयर में स्केच बनता है, फिर थर्ड लेयर जो है उसमें काम किया जाता है, फास्ट काम किया जाता है, गीली भित्ति पर काम किया जाता है, तो कलर इस प्रकार स्थायी हो जाते हैं या फिर प्लास्टर के ऊपर बैठ जाते हैं। और एक बार में उतना ही प्लास्टर किया जाता है जितना कलाकार के लिए चित्रांकन संभव हो सके एक दिन में। नेक्स्ट डे अगर काम करेंगे तो नया प्लास्टर लगाएंगे, उसी के आगे बढ़ेंगे और फिर उसमें गीली भित्ति पर काम होगा। मान के चलिए चित्र खराब हो जाता है तो इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है, सीधे प्लास्टर वहां से रिमूव करना पड़ेगा या फिर उखाड़ना पड़ेगा और नया प्लास्टर लगाना पड़ेगा। एक दिन का काम और दूसरे दिन के काम में डिफरेंस पता लग जाता है। ये इस फ्रेस्को ब्यूनो की खामियां हैं। इसमें संधि पता चल जाती है, यानी कि जोड़ पता लग जाता है, आज का प्लास्टर और कल का प्लास्टर। इसी कमी को दूर करने के लिए जयपुरी फ्रेस्को में अकीक पत्थर की घोटाई की जाती है, जैसे चमक भी आती है और सॉफ्टनेस भी आती है चित्रों में। इसी विधि को तेल या टेम्परा माध्यम में प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्रेस्को चित्रण के लिए तेल या फिर टेम्परा रंगों को प्रयोग में लाया जाता है और इसमें यानी कि तेल रंगों में मोम पिघलाकर भी चित्रण किया जाता है, जिसे एनकास्टिक कहते हैं। द लास्ट सपर पेंटिंग में लियोनार्डो विंची ने इसका प्रयोग किया था, यानी कि रंगों में मोम को मिलाना। मोम किस प्रकार का होता है वो समझते हैं। मोम मधुमक्खी के छत्तों को पिघलाकर, यानी कि मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनका वो जो वेस्ट होता है उनको पिघलाकर या फिर उसमें बाकी चीज़ें ऐड कर कर मोम बनाया जाता है। फ्रेस्को चित्रण का दूसरा प्रकार है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको जो है ये सूखी भित्ति पर खनिज रंगों से चित्रण किया जाता है। खनिज रंग का है या फिर जो भी आपके बाकी के कलर हैं उनका प्रयोग किया जाता है फ्रेस्को सेको में। इसमें सूखी भित्ति पर चित्रांकन किया जाता है और इस विधि में रंगों का स्थायित्व कम हो जाता है। इसमें चमक भी हल्की होती है क्योंकि इस विधि में भित्ति सूख जाने के बाद काम किया जाता है, इसलिए इसको शुष्क चित्रण पद्धति या फिर सेको फ्रेस्को सेको भी कहते हैं। सेको यानी कि शुष्क, यानी कि सूखी हुई ड्राई वॉल पर इसमें काम किया जाता है। और संपूर्ण भारतीय चित्रकला में जो भी ऐतिहासिक काल की जो गुफाएं हैं उसमें फ्रेस्को सेको टेक्निक ही यूज़ हुई है, चाहे वो अजंता हो, चाहे वो जोगीमारा की गुफाएं हो, इन सभी में फ्रेस्को सेको टेक्निक ही यूज़ की गई है। भारत के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ
जयपुरी फ्रेस्को ब्यूनो के अंतर्गत आती है, बाकी फ्रेस्को सेको ही यूज हुई है। तो दोस्तों ये था म्यूरल पेंटिंग। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक है गैसोपट। गैसोपट मैंने आपको पहले ही बताया था कि लकड़ी के पट्टों पर पीओपी में सरेस या फिर गोंद मिलाकर एक परत लगाई जाती है या धरातल का निर्माण किया जाता है, उसे ही गैसोपट कहा गया। पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाया जाता है लकड़ी के पट्टों पर। पीओपी जो सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था 3500 ईस्वी पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी मिस्र में। और पीओपी जो है वो जिप्सम से प्राप्त होता है, जिप्सम से बनता है पीओपी। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लोन ब्लाट्स। ब्लोन ब्लाट्स जो है एक टेक्निक है धरातल निर्माण की या फिर टेक्सचर निर्माण की। धरातल तो नहीं कहेंगे, धरातल पर टेक्सचर निर्माण की, यानी कि इसमें रंग की बूंदें जो होती हैं उनको धरातल पर टपकाया जाता है और उसके बाद जो है किसी स्ट्रोक या फिर नॉर्मली मुंह से जो है फूंक मारकर एक पोत का निर्माण किया जाता है, उसी को ब्लोन ब्लाट्स कहते हैं। इस प्रकार की रंग की बूंदें टपकाई जाती है, फिर स्ट्रोक से फूंक मारेंगे तो ऐसे डिफरेंट साइड में जो है इसके टेक्सचर बनेंगे, तो इसी को कहा गया ब्लोन ब्लाट्स। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसी पे वीडियोस बनाएंगे। और ये चित्रकला के माध्यम और प्रविधियां आज यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।